भूमि अधिग्रहण कानून आया। अब देखिए, हसदेव का जंगल हो, निकोबार का जंगल हो, या हम महाराष्ट्र में कोकण में समंदर हो, ये सारा जो प्रकृति का प्राकृतिक संसाधन जो है हमें हजारों सालों से मिले हुए हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। वो बर्बाद सिर्फ दोस्तों के लिए हो रहे हैं। यानी उसमें एनआरआई शामिल है, उसमें वनवासी केंद्र शामिल है, उसमें और कोई शामिल है। कोई भी हिंदू सेना तैयार हो जाती है, कोई भी किसका लिंचिंग करता है, और रूल ऑफ लॉ, संविधान कुछ भी नहीं है। बंद लिफाफे में मुझे तो ताज्जुब होता है, बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट ने सबूत स्वीकार न करना शुरू कर दिया। उसके बाद बाबरी का ढांचा गिरा, वो एक गुनाह था, लेकिन गुनहगार कोई नहीं था, तो इसका मतलब सुसाइड। और वो कोशिश के लिए उन्होंने ये कीमत दी कि अपनी पार्टी की सत्ता खोई। आज भी अगर वो चाहते हैं तो 10 मिनट में अडानी और अंबानी उनको मिल सकते हैं, लेकिन वो नहीं मिलेंगे। वो अड़िग हैं। और इसी बात से लेके कांग्रेस पार्टी अपने आप को राहुल गांधी से के साथ पूरी तरह से जेल करने में समर्थ नहीं दिख रही है। और यही वजह है इंडिया अलायंस नाम की जो पूरा अलायंस बना है, वो अपने दमखम से पूरे जुनून पैदा करने में नाकामयाब रहा। ये इंटरव्यू में छपा है, और वो छपा हुआ है 43 नंबर के पेज पे वो इंटरव्यू है, उसमें मैंने पूरा खुलासा किया है। ये केजरीवाल और वो सारी इंडिया अगेंस्ट कर, एक सेकंड में कहता हूं मैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ अण्णा जब बात करने लगे तो उनको बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा था। और उसके पीछे बड़ी किताब आई थी, इन द क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल फिलोसफी। उस सिलसिले में मैं स्लोवाकिया गया था, तो मैं ब्राटिस्लावा में था, वहां अण्णा का फोन आया और कहा, उन्होंने कुछ कहा, तो बाद में जो बात है वो किताब में लिखी हुई है। तब उनकी बात करने के लिए, यानी वो कोर कमेटी का भंग करना चाहते थे, ये सारी बातें जो लोकतंत्र के खिलाफ हो रही है अंदर, वो सारी बातें बताना चाहते थे। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी आरएसएस की तरह ही रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, तो आप जो फंड्स देते थे तो परिवर्तन के नाम से देते थे, तो फंड्स के लेकर भी बहुत सारी कड़वाहट थी। तो वो सारी मेरे पास बोलने लगे, तो मैं मिलने गया उनको, क्योंकि मैं वहां पर मैंने उनके बहुत सारे, हालांकि उनके साथ मिले हुए हैं आरएसएस, क्योंकि जेटली जी के घर पे हम लोग मीटिंग करते हैं। तो अण्णा को जो प्रॉब्लम थी वो अलग अलग टाइप की थी। अपॉर्चुनिस्ट तो थे ही वो, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिज्म के आगे जो बुद्धि लगाकर कुटिलता से अपने आप को सत्ता हासिल करने की कला होती है, वो उनमें नहीं थी। तो वो केजरीवाल में थी, और उनसे भी बड़े महाशक्ति जी उनके पीछे थी, उनमें थी जो आज राज कर रहे हैं। तो वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट था, और उसकी परतें इतनी थी कि आप सोचकर भी हिल जाएंगे। मैंने अंदर से देखा है, मैंने अलग अलग पहलुओं को देखा है। और 2012 में मेरे ब्लॉग पे आप जाके देखेंगे तो 2012 में मैंने लिखा है कि एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी है कि भारतीय लोकतंत्र को ये तबाह कर देगी, और लोगों ने मुझे माना नहीं। तब मैं इतना ट्रोल हुआ। मैं आपको बताता हूं कि आज जो दयाशंकर जी नहीं, उसमें से दयाशंकर जी नहीं, कार जो है दिल्ली के, मैं जानता हूं उनको, बड़े नाम, वो सारे मेरे पीछे पड़े थे हाथ धोकर, क्योंकि उनको केजरीवाल करीब करीब भगवान लगते थे। और जो ट्रोलिंग का पैटर्न है आज बीजेपी का, वो बीजेपी की मशीनरी बहुत बड़ी है, आरएसएस की है। ट्रोलिंग का पैटर्न से लेकर टेलीविजन चैनल को कब्जे में लेने तक सारी चीजें वो स्थापित किसी ने की है, तो वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अरविंद केजरीवाल ने की है। ये मैंने अपने खुद ने अनुभव किया है। यही अंजना, यही स्वाति, ये सारी लोग मुझे बात ही करने नहीं देते थे। मेरे से पहले ही दूसरे को बात करने देते थे, ताकि उसके ऊपर कोई आलोचना ना हो। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं, हाँ नहीं, तो पुण्य प्रसून आप सिर्फ वही खड़े रहे, उनकी फैमिली खड़ी रही। गांधी फैमिली के अन्य कोई अलावा अगर कोई खड़ा रहा है, तो एक तो उद्धव ठाकरे हैं, और वो लालू प्रसाद यादव है। उन्होंने इतनी बार, वो खुद जेल गए, उनकी किडनीज की प्रॉब्लम होगी, वो खैर। तब अब मैं मिलने गया उनको, उन्होंने बुलाया, उनके एक साथी थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मुझे फोन किया, आज भी करते वो, मैं गया उनके यहाँ, बड़ी प्यार से उन्होंने मुलाकात की।
और मैं आपको कहता हूं कि उन्होंने दूसरे दिन संसद में, राज्यसभा और लोकसभा का उस दिन अधिवेशन पूरा बुलाया गया था कि अन्ना को अनशन से वो करे, मुक्ति मिला है, वो सब ठीक ठाक करने के। तो उसमें कहा कि हमारे महाराष्ट्र के मित्र राजू परुलेकर मुझे बार बार कह रहे हैं हम लोग चोर साबित होंगे आगे जाकर। ये बात है, उनकी लाइन है, और लोकसभा के आप वो नोट्स देखिए, उसमें आज भी होंगे मौजूद। ये 2011 नवंबर की बात है। तो उन्होंने कहा चोर साबित होंगे, और वो जो भविष्य बता रहे हैं उस पर मेरे पूरा भरोसा है। लेकिन इस पर किसी ने कुछ भी छापा नहीं, लिखा नहीं। उन्होंने आखिर घर आए और मैं बोला कि ये विफलता की सीमा है, यानी मैं सफोकेट हो रहा हूं, क्योंकि आप क्या है, मैं लेखक हूं, मैंने कई किताबें लिखी हैं। आप लेखक होते हैं तो एक प्रॉब्लम होती है, आपके अंदर सारी दुनिया होती है, तो आप आगे का देख सकते हैं, यानी आगे का देखने से ज्यादा आप आगे का जीना शुरू कर देते हैं। तो आपको जो सफोकेशन आ जा रही है वो तब मुझे आने लगी थी। तो वो प्रॉब्लम मैं जाके उनको बोला, मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो पावरफुल हो और जो कुछ कर सके। मैं उनको फिर से जाके मिला, तो बोले ठीक है, अरे वो पांडे जी को बेटे को फोन लगाओ। अब मुझे लगा ये पांडे जी का बेटा कौन है, तो रवीश कुमार वो थे। तो फोन पे आए, वो रवीश कुमार थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि राजू जी, मैं आपका नाम जानता हूं, आपको जानता हूं, और मैंने तब उनको कहा कि कहानी है, ये कहानी में राहुल गांधी को खलनायक बनाना क्यों जरूरी हुआ। तो मैंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा है, मैंने लिखा भी है, मेरी एक इंग्लिश किताब है उसमें मैंने लिखा भी है कि, और एक आ रही है किताब, उसमें भी मैंने पूरी तरह से वो डिटेल्स लिखे हैं कि भट्टा परसोल का मामला था, और वो भट्टा परसोल के मामले के बाद भूमि अधिग्रहण कानून जो बनाया गया, वो भूमि अधिग्रहण कानून अदानी, अंबानी और उनके जैसे जो ऑलिगार्क बनना चाहते थे, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये काइंड ऑफ ऑलिगार्क का मतलब मित्र, यानी वो एक तरह से कौसा नास्त्रा कहते हैं उसको, माफिया, जिनके हाथ में सत्ता, कॉरपोरेशन और सरकार एक ही होती है जब फैसिज्म तैयार हो जाता है। ये मुसोलिनी कहा, बेनिटो मुसोलिनी ने कहा है। तो वो करना चाहते थे, उनके लिए ये बड़ी बाधा थी राहुल गांधी। तब तक राहुल गांधी का सब कुछ ठीक चल रहा था। ये बात जब राहुल गांधी ने भट्टा परसोल, अब भट्टा परसोल में राहुल गांधी का या ना कांग्रेस पार्टी का कुछ भी नहीं, लोग इतने समझदार है कि वो अपना बर्बादी खुद चाहते हैं। तो उसके बाद भूमि अधिग्रहण कानून आया। अब देखिए, हसदेव का जंगल हो, निकोबार का जंगल हो, या हम महाराष्ट्र में कोकण में समंदर हो, ये सारा जो प्रकृति का प्राकृतिक संसाधन जो है हमें हजारों सालों से मिले हुए हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। वो बर्बाद सिर्फ दोस्तों के लिए हो रहे हैं, और वो बर्बाद करने में लोगों को पूछा भी नहीं जा रहा है। अब यहाँ कई लोग हैं वो मेरे से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, और मैं इसका आदर करता हूं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं वो दावा सिद्ध करने के लिए कोई हमारे पास साधन नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन साथ है, चुनाव आयोग साथ है, ना सुप्रीम कोर्ट साथ है, लेकिन ईवीएम है, और ईवीएम इसका बड़ा जिम्मेदार है। आप प्रिसीजन से वोट ट्रांसफर होते देख नहीं सकते ईवीएम के सिवा। देखिए, बूथ कैप्चरिंग होते थे, जब वोट बैलेट पे होता था तो बूथ कैप्चरिंग होता था, लेकिन वो वोट आप ऐसे नहीं घुमा सकते थे जैसे कि मध्य प्रदेश में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और अन्य के वोट बीजेपी को मिले, लेकिन सीट्स बहुत बड़ी। ऐसे स्लाइस, एक ब्रेड का स्लाइस हो, वैसे वोट सिर्फ मैकेनिकली आप चेंज कर सकते हो। वो एज अ पर्सन ह्यूमनली नहीं हो सकता। इसके ठोस सबूत देने के लिए 50 लोग तैयार है दुनिया भर में, लेकिन देखने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं, 6 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं दिया। यहां पर मुझे एक बात कहनी है, राहुल गांधी अलग है और कांग्रेस पार्टी अलग है। ऐसा हो गया है, यानी उसमें एनआरआई शामिल है, उसमें वनवासी केंद्र शामिल है, उसमें और कोई शामिल है, कोई भी हिंदू सेना तैयार हो जाती है, कोई भी किसका लिंचिंग करता है, और रूल ऑफ लॉ, संविधान कुछ भी नहीं है। बंद लिफाफे में मुझे तो ताज्जुब होता है, बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट ने सबूत स्वीकार न करना शुरू कर दिया। उसके बाद बाबरी का ढांचा गिरा, वो एक गुनाह था, लेकिन गुनहगार कोई नहीं था। तो इसका मतलब सुसाइड थी? इसका मतलब क्या माना जाए?
वो सुसाइड थी। उसके बाद जिस पीठ ने ये फैसला दे दिया राम मंदिर वाला, उनके नाम नीचे लिखे नहीं, ताकि उन्होंने जान लिया इतिहास में नाम लिखेंगे तो ये नाम का कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आगे होगा, लिखा जाएगा तो हमारे नाम लिखे जाएंगे। तो ओवरऑल खंडपीठ का निर्णय लिखा गया, वो नाम नहीं है वहां पर मौजूद। और एक बात है, स्टेन स्वामी जी की बात कर रहे थे अभी दयाशंकर जी। अरे स्टेन स्वामी को स्ट्रॉ देना चाहिए, उनको पार्किंसंस था, 50 साल के थे, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था, अंडर ट्रायल। आज 77% जो कैदी है जेल में, 77% देश में, वो अंडर ट्रायल है। उनके बारे में कोई फैसला नहीं ले पा रही है कोर्ट्स। और ऐसे में आपको स्टेन स्वामी, और वो कोशिश के लिए उन्होंने ये कीमत दी कि अपनी पार्टी की सत्ता खोई। आज भी अगर वो चाहते हैं तो 10 मिनट में अडानी और अंबानी उनको मिल सकते हैं, लेकिन वो नहीं मिलेंगे, वो अड़िग हैं। और इसी बात से लेकर कांग्रेस पार्टी अपने आप को राहुल गांधी से के साथ पूरी तरह से जेल करने में समर्थ नहीं दिख रही है। और यही वजह है इंडिया अलायंस नाम की जो पूरा अलायंस बना है, वो अपने दमखम से पूरे जुनून पैदा करने में नाकामयाब रहा। कामयाबी अगर उनको आनी होती, मई में जो इलेक्शन होगा, अप्रैल में होगा, मार्च में होगा, मुझे नहीं मालूम कल के बाद क्या होगा, क्योंकि कल के बाद एक उन्माद बढ़ेगा धार्मिक। उसके बाद पता नहीं, गोलवलकर गुरुजी ने लिख के रखा है कि लेफ्ट, लिबरल, ईसाई, मुसलमान, ये सारे दुश्मन हैं हमारे, ऐसा लिख के रखा है गोलवलकर गुरुजी ने। और गोलवलकर गुरुजी के सारे पाठ जो हैं और सावरकर के सारे पाठ हैं, वो बाय बुक जा रहे हैं सबके। और ये किताबें क्यों नहीं पहले किसने पढ़ी, मुझे समझ में नहीं आता। खैर, बात यह है कि कल के बाद राहुल गांधी अपनी कोशिशें, अपनी लड़ाई वैसे ही चलाते रहेंगे जैसे दयाशंकर जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। मुझे एक बार एक बड़ा कॉन्क्लेव हुआ था अभी पुणे में, दयाशंकर जी भी खुद आए थे, तो लास्ट कीनोट स्पीकर मैं भी था, और वो थे जॉन ब्रिटास थे एमपी। तो तब मैंने ये कहा था कि लोगों ने ये पहले बोला था कि यार हम लोग यूट्यूबर है, हम लोग लेखक है, हम लोग ये है का एक्टिविस्ट है, जैसे उमर खलीद है, और भी है 6-7 लोग हैं जो लड़के हैं जिनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो पार्टियां कुछ कर नहीं रही है, विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है उनके लिए, हालांकि कांग्रेस भी कुछ नहीं कर रही है, तो आप क्यों बोलते हैं? अब मैंने, जैसे इन्होंने कहा वैसे मैं मुंबई से निकला तो मेरे परिवार ने पूरा कहा, देखो ऐसी कोई बात मत करना वहां जाकर कि जिससे बाद में सबको तकलीफ हो। बिग ब्रदर इज वॉचिंग। तो 1984 और एनिमल फार्म दोनों किताबें इतनी भविष्यदर्शी थी कि लेकिन वो लिखी गई थी कम्युनिस्ट स्टालिन के लिए, लेकिन अप्लाई हुई भारत में हिंदुत्व के ऊपर। तो खैर बात अलग। मैं ये कहता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं, जो तनाव है, ये सारा वो अपने दम पर लड़ा जा रहा है। मैं अपने दम पर लड़ रहा हूं, दयाशंकर अपने दम पे लड़ रहे, कोई पीछे नहीं आएगा। देखिए, लेकिन भगत सिंह ने एक बात कही थी, ये बात कही थी कि जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठते हैं। तो वो बात आज के युग में एकदम सच हो चुकी है। और कोई कहे कि आपको आपातकाल जैसे स्थिति हुई है, तो मैं मानूंगा नहीं। आपातकाल से बुरी स्थिति हुई है। हम एक लॉलेस लाइफ जी रहे हैं। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम एक संविधान चाहते हैं कि आपकी वो कैसे आई? तो एनिग्मा नाम की एक थियरी है, जैसे कि मैं छोटे से शॉर्ट में बताता हूं कि 2 साल पहले खत्म हो जाता, लेकिन 2 साल पहले खत्म हो भी नहीं जाता। अगर पता चलता तो वो कोड पूरा बदल देते। तो ये बात है, कुल मिला के मैं ये कहता हूं कि फासिज्म के सारे तरीके आप अब बदल चुके हैं। हम
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए, डीप फेक कर सकते हैं। कल ये मेरा पूरा भाषण अलग तरीके से मैंने किया था, ऐसा दिखाया जा सकता है और आपको विश्वास भी बैठेगा। ये सचिन तेंदुलकर की एक एडवर्टाइजमेंट जो कहता है वो डीप फेक है और हमने देखा भी है। तो लगता था, मैंने जब तक देखा तो मैंने कहा वो खुद कैसे मुंह से कह रहा है कि मैं इतना अमीर हूं। तो जो सचिन तेंदुलकर इतना देश में कुछ हुआ किसान आंदोलन को एक वो लफ्ज भी नहीं बोला, वो अपने अमीरी के बारे में कैसे बोल रहा है। तो इतनी एजेंसीज को डर नहीं रहा है, तो डीप फेक खताओ। खैर बात यह है कि हमारे यहाँ लेखक है, सितारे हैं जो सेलिब्रिटीज कहते हैं, जो अमिताभ बच्चन से लेकर सचिन तेंदुलकर तक है, इतने बड़े बड़े लोग हैं। महिला पहलवानों का यौन शोषण हुआ, उसके ऊपर उन्होंने आंदोलन किया, रोई, क्या क्या नहीं हुआ। किसान आंदोलन में 700 लोग मरे, नोटबंदी में 200 लोग मरे, हर जगह लोग मरे, हर जगह लोग लड़ाई की। सीए एनआरसी के आंदोलन को अपनाया तक नहीं, अरविंद केजरीवाल ने बात उफ तक नहीं किया। वो सुंदरकांड पढ़ने जा रहे कल। तो बात यह है, आप समझिए कि ये सोची समझी रणनीति है और इसमें हम फंस गए हैं। अभिमन्यु हम हैं, राहुल गांधी तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राहुल गांधी एक आईना है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, इसलिए ये किताब का महत्व बहुत है। एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जिस समय में हम जीना नहीं चाहते। मैं चाहता कि 70s 80s तक मेरी लाइफ पूरी हो जाती, यानी मैं 1901 में पैदा होता और 1970 में मर जाता तो अच्छा होता, ताकि मुझे ये सब देखना नहीं पड़ता। लेकिन मैंने ये सब देखा और इसके बीचों बीच मैं खड़ा हूं, आप भी हैं, और आपको वो करना है जो आपके अंतरात्मा कहेगी। और ध्यान रखें, याद रखें, ये अंतरात्मा कहीं इजराइल से कंट्रोल ना हो रही हो, तो ये बात भी आपको सोचनी है। और नंदलाल शर्मा आ चुके हैं, जिनका परिचय देने की ये अर्पण किताब उन्हीं को की है, उनके बिना ये किताब होती नहीं। तो खुद वो आ चुके हैं यहाँ पर। तो मैं अब ये बाकी जो लोग हैं उनसे बात करने के लिए मैं अपनी हो गया, मेरा समय की मर्यादा खत्म हो रही है। तो मैं कहता हूं कि मैं खूब बहुत बधाई देता हूं दयाशंकर जी, आपके विवेक ने और आपके अंतरात्मा ने जो कहा वो आपने माना। ये गांधी जी का कहा हुआ है। आज मैं विपक्ष से हमेशा चाहता हूं कि ये सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी ने जो कहा था वो करे। एजेंसीज ने बुलाया तो एजेंसीज के पास जाके बैठना, ये सिविल डिसोबीडियंस में नहीं आता है। अगर ये असंवैधानिक है तो असंवैधानिक है। लेकिन आज भी इनको गांधी जी की याद नहीं आ रही है। जो याद हमें आ रही है, आपको आ रही है। मुझे लगता है कि गांधी जी ने दो ही बातें की। वो एक दिन आएगा जब गोडसे के लोग राज करेंगे और आपको राम को भी हे राम कहना पड़ेगा। इतना ही कहकर मैं अपना भाषण खत्म करता हूं। जय भीम, जय हिंद।